हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th का लेसन नंबर 11 वर्क एंड एनर्जी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम बात करेंगे तो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वर्क। व्हाट इज वर्क? तो इसके पहले मैं आपको पूछती हूँ, आज आपने दिन में क्या क्या किया बताइए जरा। शायद आपने पढ़ाई की होगी, कुछ बुक्स पढ़ी होगी, या फिर आपने कुछ है ना ड्राइंग किया होगा, अपनी शेल्फ को अरेंज किया होगा। मतलब बहुत सारे काम आज आपने दिन भर में किए, बहुत सारे काम किए। तो इसमें ऐसा लग रहा है कि आपने आज बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है। क्या किया? बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है। जब आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हो, इसी को हम साइंटिफिक जो हमारी डेफिनेशन है वर्क की, उसमें हम इस चीज को फिट करना चाहें वो फिट नहीं होती। क्यों? अब देखो हम क्या करते हैं। अब मैंने आपको बहुत सारे भी काम गिनवाए, तो उसमें मैंने आपको बोला आपने आज क्या किया, बहुत ही हार्ड वर्क किया, ठीक है। बट इन साइंटिफिक डेफिनेशन देखे ना, तो आपने उस पूरे हार्ड वर्क में बहुत ही थोड़ा काम किया। क्या किया? बहुत ही थोड़ा काम किया। तो बताओ, इसका मतलब साइंटिफिक जो डेफिनेशन है और जो हम जो बोलते हैं जिसमें हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उन दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस है। तो हमें समझना पड़ेगा कि साइंटिफिक डेफिनेशन में वर्क का मतलब क्या होता है। जो हम जो नॉर्मल जो डेली लाइफ में जो वर्क का मतलब समझते हैं, वो साइंटिफिक लैंग्वेज में उसका मतलब नहीं होता। ठीक है ना, साइंटिफिक लैंग्वेज में वर्क डिफरेंट होता है और जो हम डेली लाइफ में जो वर्क को सोचते हैं वो अलग होता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि साइंटिफिक लैंग्वेज में वर्क क्या होता है, हम क्या करें, हम कैसे काम करें कि साइंटिफिक लैंग्वेज में हमें लगे कि हाँ वहां पे काम हुआ है। ठीक है बच्चों, तो आपको करना क्या है, एक बॉक्स लेना है। क्या करना है, आपको दो सिचुएशंस दूंगी, ठीक है। एक यहाँ पे मैंने बॉक्स ले लिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ से खड़ा है, ठीक है कोई, यहाँ से मैंने क्या किया, इसको फोर्स लगाना शुरू किया। क्या किया? इसको मैंने यहाँ से फोर्स लगाना शुरू किया, इसको यहाँ से फोर्स लगाना शुरू किया, ठीक है। और ये क्या हुआ, यहाँ से डिस्प्लेस्ड नहीं हुआ, तो नॉट डिस्प्लेस्ड, ठीक है। मतलब ये जो बॉक्स है ये मूव नहीं किया, ठीक है। वहीं पर हम जब दूसरी कंडीशन देखते हैं, उसमें भी हमने क्या लिया है, एक बॉक्स लिया है, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, वापस से इस बॉक्स के ऊपर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स लगा रहे हैं हम यहाँ से, ये फोर्स आया हमने। अब क्या हुआ, जो ये बॉक्स है वो क्या हो गया, आगे की तरफ क्या हो गया, डिस्प्लेस्ड हो गया। क्या हो गया, ये जो फोर्स है आगे की तरफ क्या हो गया, डिस्प्लेस्ड हो गया। हमने यहाँ पे दो कंडीशन देखी। एक कंडीशन में हमने देखा कि जब हमने फोर्स लगाया, ठीक है, जब हमने फोर्स लगाया और बॉक्स क्या हुआ, डिस्प्लेस्ड नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में साइंटिफिक जो वर्क है ना, उसने बोला कि यहाँ पे वर्क डन नहीं हुआ है, वर्क डन नहीं हुआ है, ठीक है। वहीं पर जब हमने दूसरी कंडीशन देखी, उसमें हमने क्या लगाया, बॉक्स के ऊपर फोर्स लगाया। फोर्स लगाया तो जो बॉक्स था वो आगे की तरफ क्या हो गया, डिस्प्लेस्ड हो गया। डिस्प्लेस्ड हो गया तो इस कंडीशन में वर्क डन हुआ है। क्या हुआ है? वर्क डन हुआ है। तो अब इन दोनों चीजों से हमें एक चीज बहुत ही क्लियर समझ आ रही है, यही कि हमें वर्क करने के लिए दो चीजें तो चाहिए ही चाहिए, एक तो फोर्स और एक क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। मतलब जो भी जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करना चाहिए, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं, मतलब जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, वो क्या करना चाहिए, कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करे हमारे फोर्स लगाने के बाद, ठीक है। डिस्प्लेस होने का मतलब तो यही होता कि कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करे, ठीक है। तो पहली कंडीशन में हमने देखा कि जब वो डिस्प्लेस नहीं हुआ, मतलब उसने कुछ डिस्टेंस कवर नहीं किया, तब वहां पे कोई काम नहीं हुआ। वहीं पर हमने देखा फोर्स तो दोनों कंडीशन में लग रहा है। ये देखो यहाँ पे भी फोर्स लगा और यहाँ पे भी फोर्स लग रहा है। पर जब हमने नीचे वाली कंडीशन में देखा, तब क्या हुआ, बॉक्स क्या हो गया, आगे की तरफ डिस्प्लेस्ड हो गया। जब बॉक्स आगे की तरफ डिस्प्लेस्ड हुआ, तो बताओ इस बॉक्स ने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, नहीं किया? ऑब्वियसली इस बॉक्स ने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया है। ऐसी कंडीशन में जब इसमें कुछ फोर्स लगा,
और साथ में इस बॉक्स ने कुछ डिस्टेंस कवर किया, तब हमने बोला यहाँ पर क्या हुआ है, वर्क हुआ है। क्या हुआ है, वर्क हुआ है। तो इसलिए हमें यहाँ से दो चीजें एकदम क्लियर, एकदम अच्छे से क्लियर समझ आ रही है ना एग्जाम्पल से, कि साइंस में वर्क होने के लिए क्या चाहिए होता है हमें, पहला तो फोर्स, और दूसरा चाहिए होता है हमें वो जो जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर अपने फोर्स लगा रहे हैं वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करे। चलो देखो, अब मान लो ये दीवार है, ठीक है, अब इस दीवार को मैं क्या कर रही हूँ, पुश कर रही हूँ, बहुत मतलब बहुत ज्यादा फोर्स लगा रही हूँ अपना, ठीक है, इतना ज्यादा फोर्स लगा रही हूँ, उसके बावजूद भी ये दीवार क्या हो रही, डिस्प्लेस नहीं हो रही और कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं कर रही। अब कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं कर रही, ठीक है, और मैं बहुत ज्यादा फोर्स लगा रही हूँ, उसके बावजूद भी साइंटिफिक लैंग्वेज में यहाँ पे बोलेंगे कि मैंने यहाँ पे कुछ भी काम नहीं किया है, ठीक है ना, बात समझ आ गई ना, मैंने यहाँ पे कुछ भी काम नहीं किया। वहीं अगर मैंने फोर्स लगाया और ये दीवार क्या होगी, आगे डिस्प्लेस हो गई, आगे खिसक गई और इसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया, तो बताओ यहाँ पे क्या बोलेंगे, साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलेंगे यहाँ पर कार्य या वर्क हुआ है। ठीक है बच्चों, बात समझ आ गई आपको, ठीक है। अब हम इसके कुछ जो मैंने आपको दो चीजें बोली, ये दो कंडीशंस बोली कि फोर्स एंड वो डिस्टेंस कुछ ना कुछ कवर करना चाहिए ऑब्जेक्ट, वो मैं यहाँ पे आपको लिख दे रही हूँ, ठीक है बच्चों। ये आ गई हमारी दो कंडीशन, ठीक है, टू कंडीशन नीड टू बी सेटिस्फाइड फॉर वर्क टू बी डन। फर्स्ट इज द फोर्स शुड एक्ट ऑन ए ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करना चाहिए, वर्क सॉरी फोर्स हो लगाना, मतलब फोर्स होना चाहिए वहां पे, ठीक है ना, हम कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम काम करना चाहते हैं तो हमें क्या लगाना पड़ेगा वहां पर, फोर्स, ठीक है। दूसरा है द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड, वहां से क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड होना चाहिए। दो कंडीशन हमने पहले भी डिस्कस कर ली, ये हमने यहाँ पे सेम लिख दी है, ठीक है। अब यहाँ पे इसने बोला कि इफ एनी ऑफ द अबव कंडीशन डज नॉट एग्जिस्ट वर्क इज नॉट डन, ठीक है, इन दोनों में से एक भी कंडीशन ऐसी है कि वहां पर वो नहीं हो रहा, तो फिर क्या होगा, वहां पर वर्क नहीं होगा, ठीक है बच्चों, बात समझ आ गई। अब हम इसका जो वर्क का जो मतलब वो है ना फॉर्मूला, वो लिखते हैं, ठीक है बच्चों। दो ही चीजें चाहिए हमें फॉर्मूले में भी, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट माने डिस्टेंस चाहिए, ठीक है बच्चों, तो वो लिखते हैं, आप इसको अच्छे से उतार लीजिए। ओके बच्चों, अब हम देखते हैं कि जो वर्क डन है उसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही हमने पढ़ा था अभी इतनी देर में, यही समझा था हमने। तो यहाँ पे W इज इक्वल टू क्या लिख देते हैं हम, F इंटू एस, जहां पर F क्या है, फोर्स है, और S क्या है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को कर रहा है, ठीक है ना, दर्शा रहा है या बता रहा है, ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं कि W इज इक्वल टू क्या हो गया, F इंटू एस, W मतलब वर्क डन, ठीक है ना, वर्क डन कितना हुआ उसको हमने किससे डिफाइन किया है, W से, ठीक है बच्चों। W इज इक्वल टू F इंटू एस। वहीं पर अब हम देखते हैं कि जो वर्क की ऐसा यूनिट है वो क्या है, जो वर्क की ऐसा यूनिट है आप बताओगे क्या होगी, फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की क्या होगी, मीटर, न्यूटन मीटर होती है, ठीक है। वहीं पर हमें एक ऐसा यूनिट और देता है ये, वो क्या है, जूल, क्या है, जूल, मतलब न्यूटन मीटर लिखो या फिर जूल लिखो एक ही बात है, ठीक है ना, न्यूटन मीटर लिखो या फिर जूल लिखो एक ही बात है। तो हम जनरल वे में ज्यादातर क्या यूज करते हैं, हम जूल ही यूज करते हैं, ठीक है ना। तो वर्क की ऐसा यूनिट आप चाहे न्यूटन मीटर लिखो या फिर जूल लिखो, एक ही बात है, पर जनरल वे में हम क्या यूज करते हैं, जूल यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं कि जूल है उसका ना एक डेफिनेशन आप लोगों से ऐसा है कि भाई जब आप पेपर देने जाओगे तो ऐसा हो सकता है कि जूल का डेफिनेशन आपसे पूछ सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो सकता है कि देखो, अगर क्या हो, जो फोर्स है वो 1 न्यूटन हो जाए, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो जाए, 1 न्यूटन हो जाए। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो जाए, एक हो जाए, मतलब फोर्स हो गया 1 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट हो गया 1 मीटर, ठीक है ना। जब ये दोनों हो जाए तो फिर बताओ वहां पे वर्क कितना होगा, वर्क 1 जूल ही होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे 1 जूल वर्क होगा, तो अब इसको हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। 1 जूल क्या होता है, 1 जूल इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन displace it by 1 meter along the line of action of the force। बात समझ आ गई क्या यहाँ पे आपको, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे वर्क। अब हम बात करते हैं कि जब हम अभी तो क्या लगा रहे हैं हम, जो अभी तक हमने जो वर्क लगाया है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है,
जिस डायरेक्शन में ये डिस्प्लेस्ड कर रहा है उसी की डायरेक्शन में हमने क्या लगाया, वहां पर फोर्स लगाया है। ठीक है, अगर मेरे को कुछ काम करना है तो मैं क्या करती हूँ, जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर जो मैं फोर्स लगा रही हूँ वो कौन से डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में खुद डिस्प्लेस्ड हो रहा है उसी डायरेक्शन में क्या लगा रही हूँ, फोर्स लगा रही हूँ। वहीं पर अगर मैं क्या करूँ, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड हो रहा है, मान लो ये क्या है, कुछ ना कुछ इसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, क्या है, कोई यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। मान लो ये इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डिस्प्लेस्ड हो रहा है, आगे की डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डिस्प्लेस्ड हो रहा है, कोई यूनिफॉर्म इसके पास क्या है, वेलोसिटी। अब मैंने क्या किया, जिस डायरेक्शन डिस्प्लेस्ड हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगा दिया, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगा दिया। फोर्स लगा दिया तो फिर देखो क्या होगा, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होने लग जाएगा, पीछे की तरफ। ठीक है, तो इससे हमें चीज ये समझ आ रही है कि जब जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड हो रहा था और उसके अपोजिट डायरेक्शन में जब मैंने फोर्स लगा दिया तो वहां पे फोर्स को क्या कंसीडर करेंगे, हम वहां पे फोर्स को नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ठीक है बच्चों, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, मूव हो रहा है या डिस्प्लेस्ड हो रहा है, अगर उसी डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएं, जैसे इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो उसी डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएं तो क्या होगा बताओ, यहाँ पे जो फोर्स है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वहीं पर ये जिस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, डिस्प्लेस्ड कर रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम फोर्स लगाएं तो बताओ वहां पर फोर्स कितना होगा, वहां पर फोर्स होगा नेगेटिव में आएगा। ठीक है बच्चों, बात समझ आ गई क्या। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पे जो आपको अभी चीज समझे उसको भी यहाँ पे लिख देते। ठीक है बच्चों, और हाँ इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, इसको यहाँ पे डायग्राम से समझ लेते हैं हम लोग। अब क्या है कि हमने यहाँ पे इस डायरेक्शन में क्या हो रही है, बॉक्स है, इसको जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, आगे वाली डायरेक्शन में हो रहा है। वैसे ही अब हमने फोर्स भी कहाँ लगा, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड हो रहा है उसी डायरेक्शन में क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया। तो यहाँ पर देखो F इंटू एस, वर्क कितना होगा, F इंटू एस होगा, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो वहां पे नेगेटिव फोर्स नहीं आएगा, फोर्स क्या आएगा, वहां पर पॉजिटिव आएगा। वहीं पर अब हम देखते हैं यहाँ पर अगर हम वर्क डन देखते हैं कि भाई पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो उसके लिए हम देखते हैं कि जब हाँ डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है इसके पीछे वाली डायरेक्शन में, बट हमने क्या किया, फोर्स लगाया इसके आगे वाली डायरेक्शन में, क्या लगाया, आगे वाली डायरेक्शन में फोर्स लगाया, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट तो इस तरफ हो रहा है जबकि हमने फोर्स लगाया आगे वाली डायरेक्शन में। तो बताओ यहाँ पर फोर्स क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, फोर्स क्या आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, फोर्स नेगेटिव आएगा और इनटू डिस्टेंस कर देंगे तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, नहीं होगा, पर यहाँ पर जो वर्क डन है वो क्या है, पॉजिटिव है या नहीं है, यहाँ पर जो वर्क डन है वो क्या है, पॉजिटिव है, और यहाँ पर इस कंडीशन में जो वर्क डन है वो क्या है, नेगेटिव है। अब बात समझ आए कि वर्क डन पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होते हैं, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो जाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तब तो क्या होता है, नेगेटिव। अगर वहीं पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम ही डायरेक्शन में होते हैं तब क्या होता है, वर्क डन पॉजिटिव होता है। बात समझ आ गई। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा और लिख देते और इसको आप अच्छे इसको नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, इसमें लिखा है तो वर्क डन इज नेगेटिव व्हेन द फोर्स एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये क्या होता है, अपोजिट लगता है फोर्स, जब क्या होता है, वर्क डन नेगेटिव होता है। इसको हमने इनवर्स लिख दिया यहाँ पर। वहीं पर जो वर्क डन है इज पॉजिटिव व्हेन द फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो फिर वर्क डन वहां पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसको भी हमने क्या लिख दिया, इनवर्स लिख दिया। ठीक है बच्चों, अरे रुको रुको बताती हूँ आपको, ये लकड़ी देख के क्या लग रहा है कि भाई आज मैडम के हाथ में मार्कर की बजाय लकड़ी क्यों है, क्या मैं पीटने आई, नहीं नहीं, पीटने वाला काम अपने नहीं करते। ठीक है बच्चों, तो साथ में किल भी है, इसमें क्या है, साथ में किल भी है। ठीक है बच्चों, अब ये क्या करना है, मैंने यहाँ पे सोचा, मैंने कहा चलो यार यहाँ पे किल फिक्स करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे किल फिक्स करना है तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको यहाँ पे ऐसा अटैक कर रही हूँ इस लकड़ी से, इसे ना कील के ऊपर। अब अटैक कर रही हूँ तो मैंने देख रही हूँ कि ये देखो ये क्या है, मैं इसको जो ये हैमर है, मैं एज ए हैमर इसको यूज कर रही हूँ। तो मैं इसको क्या कर रही हूँ, सर्टन हाइट पे लेके जा रही हूँ, फिर उसके ऊपर क्या कर रही हूँ, अटैक कर रही हूँ, कुछ ना कुछ हाइट पे लेके जा रही हूँ, फिर अटैक कर रही हूँ। क्या आपको पता लगा मैं हाइट पे क्यों लेके जा रही हूँ, कुछ मैंने यहाँ पे रखा और सिर्फ यहाँ पे रख के, मतलब ऐसे मैंने सिर्फ रख दिया, मैं इसको कुछ हाइट पे नहीं लेके जा रही, और ये फिक्स हो जाएगी क्या, नहीं होगी। मैं इसको कुछ ना कुछ सर्टेन हाइट पे लेके जाऊंगी,
तब ये क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा और कुछ फिक्स होगा। ठीक है बच्चों, अब वापस से रिपीट कर रही हूँ, मैं ये सर्टेन हाइट पे क्यों लेके जा रही हूँ, मैं बताती हूँ आपको। मैं सर्टेन हाइट पे इसीलिए लेके जा रही हूँ क्योंकि इस लकड़ी को जो मैं एज ए हैमर यूज कर रही हूँ, इसमें क्या आएगी, काम करने की या वर्क करने की क्या आएगी, कैपेबिलिटी आएगी। जब इसमें वर्क करने की कैपेबिलिटी आएगी तभी क्या आएगा, कैपेबिलिटी आएगी, तभी क्या लगेगा, फोर्स लगेगा इसके ऊपर। क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। फोर्स लगेगा तो ये क्या होगी, कील अंदर की तरफ क्या हो जाएगी, फिक्स होगी। बात समझ आई क्या, जो ये मैंने क्या बोला कि मैं इसको कुछ सर्टेन हाइट पे लेके जा रही हूँ जिससे इसमें क्या है, काम करने की या वर्क करने की क्या है, कैपेबिलिटी आ रही। जो ये वर्क करने की जो कैपेबिलिटी है ना, इसी को क्या बोलेंगे हम, एनर्जी। जो वर्क करने की जो कैपेबिलिटी होती है उसी को क्या बोलते हैं हम, एनर्जी। अब इसको डेली हमारी जो लाइफ है इसमें भी हम थोड़ा समझ लेते हैं कि जैसे हम बोलते हैं कि भैया आज हमारे अंदर क्या है, इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। हम नॉर्मल जो वर्डिंग यूज करते हैं कि आज हमारे अंदर क्या है, इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कुछ काम करने की। इसका मतलब क्या है, हमारे अंदर क्या है, वो एनर्जी नहीं है काम करने की। ठीक है ना, तो जो काम करने की जो कैपेबिलिटी होती है ना, वही क्या है बच्चों, एनर्जी है। बात समझ आई क्या, एनर्जी से क्या लगता है, फोर्स लगता है। क्या लगता है, एनर्जी से फोर्स लगता है। ठीक है, बात समझ आएगी, एनर्जी से फोर्स लगता है। चलो एक चीज और बताती हूँ, जब हम क्या करते हैं कि जिस ऑब्जेक्ट है ना, दो ऑब्जेक्ट लिए हमने, जिस ऑब्जेक्ट के द्वारा क्या किया जाता है, जिस ऑब्जेक्ट के द्वारा जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसको हिट किया जाता है ना, तो जो पहला ऑब्जेक्ट है ना, इसकी एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है। जब हम पहले ऑब्जेक्ट के द्वारा, ये पहला ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, जब हम पहले ऑब्जेक्ट के द्वारा दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर हिट करते हैं तो पहले ऑब्जेक्ट की एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों क्यों कम हो जाती है, क्योंकि हम इसको सर्टेन हाइट पे लेके गए, हम यहाँ पे इसको फिक्स करने के लिए क्या लगाए, अटैक किया। अटैक किया तो देखो हम एक बार लेके गए, यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर हमने यहाँ पे लेके गए, एनर्जी क्या एज ए फोर्स यहाँ पे निकली और यहाँ पे आगे फिक्स करने के लिए। ठीक है, फिर हम वापस से लेके जाते हैं ना। ठीक है, तो क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो जिसके ऊपर काम कर रहा है ना, जिसके ऊपर काम कर रहा है वो क्या करता है, जो ऑब्जेक्ट काम कर रहा है जिसके ऊपर, वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट अपनी एनर्जी क्या करता रहता है, कम हो जाती है उसकी एनर्जी। वहीं पे जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा है, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा है उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बात समझ आएगी कि यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये था हमारा एनर्जी। एनर्जी में हमने एक चीज सीखी कि जो काम करने की जो कैपेबिलिटी होती है वही क्या होती है, एनर्जी। यही आज बहुत ही इन सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको समझाने की इसको ट्राई किया। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के फॉर्म्स क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। इसमें देखो पहले हम देखते हैं कि एक तो होती है मैकेनिकल एनर्जी। क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बच्चों, और दूसरी होती है हीट एनर्जी। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी। ठीक है, और भी जैसे न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है ना, और भी बहुत प्रकार की एनर्जीज है। ठीक है, तो इसमें जो मैकेनिकल एनर्जी है ना, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसका जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में। ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक अगेन। ये हमारा क्या है, मार्कर है, इसके पास क्या कुछ वेलोसिटी है, ये कुछ वेलोसिटी है, ये देखो पीछे से आ रहा है, इसके पास कुछ वेलोसिटी है और इसने क्या किया, इसको पुश किया। ठीक है, इसके पास क्या है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। और अगेन से दिखा देती हूँ, ये क्या आ रहा है, पीछे से आ रहा है और इसने इसको क्या किया, आगे की तरफ पुश किया। अब मैं ये बोल रही हूँ कि जब ऑब्जेक्ट क्या होता है, मोशन में होता है। जब ऑब्जेक्ट क्या होता है, मोशन में होता है ना, तब इस ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी होती है ना, वो कौन सी एनर्जी है। ऑब्जेक्ट क्या था, मोशन में था, इसने स्टेशनरी क्या किया, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्या किया, हिट किया। जब ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट मोशन में था और यहाँ पे क्या, ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। मोशन ऑब्जेक्ट ने जब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को हिट किया तो क्या वहां पर कुछ ना कुछ वर्क हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। ये क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। और एनर्जी है तो एनर्जी क्या लगाएगी, एनर्जी के द्वारा क्या लगता है, फोर्स लगता है। ठीक है बच्चों, तो जब जो ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या मोशन में है, तो उस ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी है ना, उसको क्या बोलेंगे हम,
काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे आपने? काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। बात समझ आएगी क्या? ठीक है ना। तो ये होगी हमारी काइनेटिक एनर्जी। ऑब्जेक्ट के मोशन के कारण जो एनर्जी आती है उसको क्या बोलते हैं? हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है। तो अब हम काइनेटिक एनर्जी का क्या निकालते हैं? फॉर्मूला निकालते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट। काइनेटिक एनर्जी हमने बोला था कि जो एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है? कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क के बराबर होती है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब जो वर्क का फॉर्मूला है वही क्या होगा? एनर्जी का फॉर्मूला होगा। जो वर्क का एसआई यूनिट है वही क्या होगा? एनर्जी का एसआई यूनिट होगा। वर्क का एसआई यूनिट क्या है? जूल है। ठीक है, वहीं पे तो एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होगा? जूल होगा। ठीक है, इसी प्रकार जो वर्क का जो फॉर्मूला है F इंटू एस, तो वही फॉर्मूला क्या होगा? एनर्जी का होगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। हमने यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया? वेलोसिटी यूज किया। ठीक है, तो हमको इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी के टर्म्स में हम इसको मॉडिफाई कर लेते हैं पूरे को। ठीक है बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं। इसमें देखते हैं, हमें पता है कि जो क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसकी एक इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, है कि नहीं? एक इक्वेशन ऑफ मोशन की क्या एक इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन है, इसमें जो ये s है ना, इसका मान अपने निकाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इस यहाँ पे जो s है ना, इसका मान निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे टाइम नहीं है, इसलिए हमने जो हमारी जो इक्वेशन ऑफ मोशन की जो सेकंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसको हमने यहाँ पर यूज नहीं किया, क्योंकि वहां पे समय t भी है और हमें यहाँ पे t बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। हमने यहाँ पे एनर्जी में t का बिल्कुल ही जिक्र नहीं किया और ना ही कोई t का यहाँ पे काम होता है टाइम का। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करते हैं? s इज इक्वल टू निकाल लेते हैं। यहाँ पे जो u स्क्वायर इसको यहाँ पे लेके जाएंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा? 2a आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने निकाल लिया, s निकाल लिया। ठीक है, निकाल लिया हमने s। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कि हमें पता है कि जो फोर्स होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू ए होता ही है, m इंटू ए होता है फोर्स का फॉर्मूला। ठीक है, तो इन दोनों को क्या कर देते हैं? ये समीकरण 1 होगी, ये समीकरण 2 होगी, इन दोनों को क्या कर देते हैं? यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पर पुट करते हैं, तो हम देखते हैं w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? f का हो जाएगा m इंटू ए, पैकेट में लिख देते हैं, u स्क्वायर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a। ठीक है ना, s की जगह पे ये रख देते हैं। अब हमने रखा है तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये जो 1/2 है ना, ये क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। ठीक है, m, ठीक है, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यहाँ पे देखो a से क्या कट जाएगा? a कट जाएगा। ठीक है, a से क्या कट जाएगा? a कट जाएगा, और 1/2 mv स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो क्या होती है, स्टार्टिंग में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्टेशनरी है, वो मूव नहीं कर रहा, उसकी कुछ वेलोसिटी नहीं है, तो फिर बताओ उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? ऑब्वियसली जीरो होगी, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? मूव नहीं करता, उसकी कुछ भी वेलोसिटी नहीं होती। तो जो यू स्क्वायर है वो क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी है, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कब होती है? जब किसी भी ऑब्जेक्ट में क्या होता है? मोशन होता है। मोशन कब होता है? जब उस ऑब्जेक्ट में क्या है? कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, तब वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो जब ऑब्जेक्ट क्या स्टेशनरी है तो कुछ मोशन होगा, कुछ मोशन है ही नहीं, वहां पे मोशन नहीं है तो वेलोसिटी भी नहीं होगी, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? यहाँ पर जीरो हो जाएगी। और ये आ गई हमारी जो काइनेटिक एनर्जी, उसका फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो हमने यहाँ पे W लिखा, इसकी जगह पे अपने E के वर्ड यूज करेंगे। क्या करेंगे? E मतलब एनर्जी, और K किसके लिए? काइनेटिक एनर्जी के लिए। ठीक है बच्चों, हाफ mv स्क्वायर ये अपने यहाँ पे यूज करेंगे, और ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। ये बहुत ही आसानी से निकाल सकती, ठीक है ना। बस आपको एग्जांपल्स दिमाग में रखोगे ना कि इसमें अच्छा वेलोसिटी भी होता है, अच्छा वेलोसिटी होता है तो हमको जो ये डिस्प्लेसमेंट है उसको वेलोसिटी में निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे F है जो फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला रख के हम इसको यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो E के इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी। आज के लिए इतना ही। अब मैं आपको क्या करवा देती हूँ, छोटा सा रिवीजन करवा देती हूँ। छोटा सा रिवीजन ऐसे कि वर्क क्या है हमने देखा पिछले वीडियो में।
अब हमने इस वीडियो में देखा कि एनर्जी क्या है, ठीक है। एनर्जी क्या है कि जो काम करने की जो कैपेबिलिटी है वही क्या है, एनर्जी है, ठीक है बच्चों। और हमने एनर्जी का फॉर्म देखा, यहाँ पे एक फॉर्म देखा हमने काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तब जो उस ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी है वही क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। जब ऑब्जेक्ट मोशन में तो वेलोसिटी होगा, ठीक है ना। तो जो अब हम जो इसका जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकालते हैं उसमें हम क्या करते हैं, वेलोसिटी हो ऐसा कुछ हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट का क्या रखते हैं, वहां पर फॉर्मूला रखते हैं, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो क्या है, फोर्स है, फोर्स का भी अपने यहाँ पे फॉर्मूला मतलब रख के हमने क्या निकाला, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकाल लिया। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv², ठीक है ना। हाफ mv² क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मेरे हाथों में आज क्या है, एक रबड़ है, क्या है, एक रबर बैंड है, ठीक है बच्चों। क्या है, एक रबर बैंड। अब ये जो रबर बैंड है इसको मैं क्या कर रही हूँ, स्ट्रेच कर रही हूँ। अब मैंने स्ट्रेच किया तो मैंने इसके ऊपर कुछ काम किया नहीं, क्या। अब काम कैसे मैडम, भूलो मत बच्चों, काम का फॉर्मूला जो वर्क है उसका फॉर्मूला क्या होता है, F × S होता है कि नहीं होता। तो क्या लगना चाहिए, कुछ ना कुछ फोर्स होना चाहिए। और क्या होनी चाहिए, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट। रबड़ यहाँ पे था, डिस्प्लेसमेंट हुआ और फोर्स मैं अपने हाथों से लगा रही हूँ, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या वर्क हुआ, वर्क होने पे हमें पता है कि क्या मिलता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। वर्क जो वर्क करने की जो कैपेबिलिटी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट में वही क्या होती है, एनर्जी होती है, ठीक है। अब मेरे को वर्क किया तो इसके ऊपर क्या है, कुछ एनर्जी आई, ठीक है। एनर्जी क्या होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती है। जो ऑब्जेक्ट है ना काम कर रहा है किसी के ऊपर तो उसकी एनर्जी क्या होती है, लूज होती है। और जिसके ऊपर जिस पर काम कर रहा है उसकी एनर्जी क्या होती है, बढ़ती। तो इसको कुछ ना कुछ एनर्जी मिली तो वो गई कहाँ, अभी मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है इसमें होता हुआ, नहीं, कहाँ गई एनर्जी। अरे चिंता मत करो, यहीं पे एनर्जी क्या हो गई, सेव हो गई। क्या हो गई, सेव हो गई। मतलब एनर्जी क्या हो गई, इसके अंदर स्टोर हो गई। क्या हो गया, एनर्जी इसके अंदर स्टोर होगी। अब स्टोर हुई एनर्जी देखनी है, आप देखनी है क्या, चलो दिखाते हैं। यह है स्टोर हुई एनर्जी। जब हमने इसको स्ट्रेच किया तो एनर्जी क्या होगी, इसके अंदर स्टोर होगी। स्टोर हुई तो जो स्टोर हुई जो एनर्जी है जब इसको छोड़ा तो वो एनर्जी एज अ वेलोसिटी इस रबर बैंड को क्या दिया, उस एनर्जी ने क्या दिया, इस रबर बैंड को वेलोसिटी दिया, ठीक है। जिससे क्या हुआ, मेरे को यहाँ पे हिट हुआ। बात समझ आ गई, नहीं आ गई, ठीक है। तो अब हमने देखा कि जब हमने रबर बैंड को स्ट्रेच किया था तो स्ट्रेच करने पे जो एनर्जी थी वो स्टोर हो गई थी। उस स्टोर हुई भी एनर्जी को क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे बताओ, पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ आ गई क्या, यही होती है पोटेंशियल एनर्जी। अब स्प्रिंग में भी हम देख लेते हैं कि भाई स्प्रिंग है, स्प्रिंग को क्या करते, स्ट्रेच करते तो स्ट्रेच करते तो कुछ काम करते तो कुछ उसको एनर्जी मिलेगी, ठीक है। एनर्जी मिलेगी तो एनर्जी गई काम, वो क्या होगी, स्टोर होगी। स्टोर एनर्जी को क्या बोलते हैं, स्टोर एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे इसको रिलीज किया, क्या किया मैंने, इसको रिलीज किया। रिलीज करने के बाद क्या होता है, क्या उसको कुछ उस एनर्जी से क्या मिलती है, कुछ उसको वेलोसिटी मिलती है, ठीक है। क्या मिलती है उसको, कुछ वेलोसिटी मिलती है, जिससे क्या हो जाता है, वो वापस अपनी नेचुरल शेप में आ जाता है, ठीक है बच्चों। वैसे ही क्या होता है, जब हम स्प्रिंग को क्या करते हैं, प्रेस करते हैं तब क्या होता है कि भाई हमने क्या किया, उसके ऊपर कुछ काम किया, एनर्जी स्टोर हो गई। एनर्जी स्टोर होने के बाद जैसे इसको क्या करते हैं, फ्री करने के बाद क्या होता है, वो वापस क्या करना, अपनी नॉर्मल जो शेप है उसमें आना चाहता है। जैसे ये रबर बैंड है वो अपनी नॉर्मल शेप में आना चाहता था, ठीक है। नॉर्मल शेप में आना चाहता है तो जो स्टोर एनर्जी वो क्या करती है, उसको कुछ वेलोसिटी देती है, ठीक है, उसको काम करने की, जिससे वो क्या आ जाए, अपनी वापस नॉर्मल स्टेट में या नॉर्मल शेप में आ जाए, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पोटेंशियल एनर्जी। जो स्टोर्ड एनर्जी होती है ना, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करते हैं और जो एनर्जी स्टोर हो जाती है उसी को क्या बोलते हैं, हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है
किसी भी जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको अगर हाइट पे लेके जाते हैं तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कितनी होती है, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। ओके बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या करते हैं, कुछ हाइट पे क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, ग्राउंड में था वो ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ग्राउंड पे क्या था, ऑब्जेक्ट था, उसको हमने क्या कर लिया, कुछ सर्टेन हाइट पे ले गए, सर्टेन हाइट पे ले गए। उसके बाद ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि है ना, जब हम इसको कुछ हाइट पे लेके गए तो हमने क्या किया, ग्रेविटेशन के अपोजिट क्या किया, हमने कुछ काम किया। ग्रेविटेशन के अपोजिट कैसे काम किया, नीचे की तरफ क्या लगता है बताओ, ग्रेविटेशन फोर्स लगता है नहीं लगता। और जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो क्या होता है, ग्रेविटेशन फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, mg होता है, ठीक है। नीचे की तरफ क्या लगता है, ग्रेविटेशन फोर्स, बल्कि हमने डिस्प्लेसमेंट क्या कर दिया, क्योंकि ये था तो ग्राउंड पे, ठीक है, और ऊपर की तरफ लेके गए तो डिस्प्लेसमेंट क्या कर दिया हमने, ऊपर की तरफ कर दिया, ठीक है। तो इसमें कुछ काम तो हुआ, ये काम हुआ है, तो ऑब्वियसली इस जो ऑब्जेक्ट है इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी क्या हुई है, स्टोर हुई है। मतलब क्या हुई है, एनर्जी स्टोर हुई, एनर्जी स्टोर हुई मतलब क्या है, कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी आई है, क्या आई है, कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है इस ऑब्जेक्ट के अंदर। अब सर्टेन हाइट पे जाने के बाद अब इस ऑब्जेक्ट के पास क्या है, कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। अब इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है, ये हम आज इसमें डिटरमाइन करेंगे, ठीक है बच्चों। अब हम इसमें देखते हैं कि इसने इसके विरुद्ध काम किया, यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी मिल गई, अब ये पोटेंशियल एनर्जी। अब हमें पता है कि जो एनर्जी क्या होता है, W इज इक्वल टू F इंटू एस होता है, नहीं होता। एनर्जी का मतलब काम के बराबर है, जो भी हमने कार्य किया है वही उसके बराबर क्या होती है, एनर्जी होती है। कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी होता है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे कुछ सर्टेन हाइट पे देखना है, तो हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो कितना हो गया, h हुआ कि नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो गया, h हो गया। वहीं पे जो फोर्स है वो कितना है, mg है। जो काम भी हम किसके विरुद्ध करें, ग्रेविटेशन फोर्स की, जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, mg है। क्योंकि हमें पता है अगर मैं इस ऑब्जेक्ट का अगर भार भी या वेट भी अगर देखूं कि इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है उसके बराबर अगर फोर्स लग रहा है तो वो भी कितना ही होगा बच्चों, mg ही होगा ना। आप सब लोगों को पता है वेट इज इक्वल टू क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स ही तो है, ठीक है। तो w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg इंटू h। f क्या हो गया यहाँ पे, mg हो गया, और s क्या हो गया, हाइट होगी, ठीक है ना। जिस हाइट पे क्या हो गया, हमने इस ऑब्जेक्ट को क्या गए लेके गए, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे इस W की जगह पे हम क्या लिख देते हैं, EP, E मतलब एनर्जी, कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल क्या होता है, mgh होता है। वहीं पे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर होता है, और पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh। बात समझ आ गई क्या आपको, ठीक है। तो ये होगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी। अब हम देखते हैं कि हाइट पर कोई भी ऑब्जेक्ट जब होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी वहां पर कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। चलो ये देखते हैं, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट क्या है, हाइट पे है, तो बताओ वहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी ना, हाईएस्ट होगी। जितनी भी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, जितनी भी जो एनर्जी है वो सारी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी ही होगी वहां पर, ठीक है। वहीं पर हाइट पे जब कोई ऑब्जेक्ट होता है उसकी तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है। अब कोई हाइट पे जब कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर है, अब मैंने यहाँ पे इसको पकड़ रखा है, तो बताओ इसके पास कोई वेलोसिटी है क्या, नहीं, इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है। जब मैं इसको रिलीज करूंगी तब इसके पास कुछ वेलोसिटी आएगी, अभी तो कुछ वेलोसिटी है नहीं, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होगी क्या, नहीं। हाइट पे जब ये स्टैटिक में है तब इसके पास कुछ भी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। h हाइट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। वहीं पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh होती है, क्या होती है, mgh। बात समझ आ गई, ठीक है। अब वहीं पर क्या कर दिया मैंने, इस ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, ठीक है। अब रिलीज कर दिया तब क्या हुआ, ये जो पोटेंशियल एनर्जी थी ना वो किस में कन्वर्ट हो रही है, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है धीरे धीरे, ठीक है। अब जैसे ये पूरा क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एकदम ग्राउंड पे, एकदम सरफेस पे आ जाएगा ना, ठीक है, एकदम सरफेस पे आ जाएगा, ग्राउंड पे आ जाएगी, तब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ mv स्क्वायर हो जाएगी। वहीं पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर जीरो हो जाएगी इस कंडीशन में।
बात समझ आएगी क्या? ठीक है, और वहीं पर जैसे जैसे नीचे आता जाएगा क्या होती जाएगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो से क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और बढ़ते बढ़ते कितनी हो जाएगी, हाफ mv स्क्वायर हो जाएगी। वहीं पर जैसे ही हमने इसको रिलीज किया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgs से इसकी घटते 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 कितनी हो जाएगी, जीरो आ जाएगी। एकदम ग्राउंड पे आने के बाद इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। बात समझ आया क्या? इससे में एक चीज पता लग रही है कि जो एनर्जी होती है इनका क्या होता है, ट्रांसफर होता है। एनर्जीज का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। पोटेंशियल एनर्जी से वो काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी से किस में जाएगी, वो पोटेंशियल एनर्जी में इसका क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ठीक है, अब जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है, EP प्लस ई के इज इक्वल टू क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी होता है। क्या होता है, EP प्लस ई के इज इक्वल टू क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है ना, जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है वही क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी होता है। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना एनर्जीज का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पे भी हमने देखा कि ट्रांसफर हो रहा है। पहले जो क्या था, पोटेंशियल एनर्जी था, पोटेंशियल एनर्जी से वो किसमें बदलने लग गया, जैसे इसको रिलीज किया तो कुछ ना वेलोसिटी मिली, वेलोसिटी मिली तो किसमें बदलने लग गया, वो काइनेटिक एनर्जी में बदलने लग गया। और ग्राउंड पे जाते जाते काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, अब देखो इसमें मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, हाइट पे क्या होती है, हाइट पे कौन सी एनर्जी मैक्सिमम होती है, ईपी क्या होती है, मैक्स होती है। ठीक है, वहीं पे ई के क्या होती है, जीरो। अब ग्राउंड पे क्या होता है, ई के क्या हो जाएगी, वहां पे मैक्स हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, वहीं पर ईपी क्या हो जाएगी, ग्राउंड पे जीरो हो जाएगी। ठीक है ना, ये दोनों चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, बात समझ आ गई। और दोनों का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होता है। आज हमने बात की थी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी हाइट्स पे कितनी होती है, क्या क्या उनका रोल होता है, वो सब हमने इसके बारे में बात कर ली। ठीक है, और एनर्जीज के क्या होते हैं, फॉर्म क्या होते हैं, एनर्जीज क्या होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होती है, ट्रांसफर होती है, ये भी हमने देखा। और जो दोनों एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम है वही क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होता है। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब देखो लॉ क्या है इसका, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, मतलब एनर्जी क्या रहती है, कंजर्वेटिव रहती है। ठीक है ना, वो क्या होती है, वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। अब कैसे रहती है, क्या रहती है, हमने पिछली वीडियो में क्या देखा कि कभी भी हम किसी हाइट पे हम उसको ऑब्जेक्ट को लेके गए थे, तो जब जिस हाइट पे था तब उसकी एनर्जी, कौन सी एनर्जी मैक्सिमम थी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी। वहीं पर जब हमने उसको रिलीज किया तो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी किसमें बदलने लगी थी, काइनेटिक एनर्जी में बदलने लगी थी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में बदलने लगी थी, और ग्राउंड में पहुंचते काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई थी, मैक्सिमम हो गई थी। तो हमने उसमें देखा कि जो पोटेंशियल एनर्जी से एनर्जी किसमें बदल रही है, काइनेटिक एनर्जी में बदल रही है। एनर्जीज का क्या होता है, फॉर्म कन्वर्ट होता है। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होती है, कन्वर्ट होती है। ठीक है, और वहीं पर एनर्जीज कभी क्रिएटेड डिस्ट्रॉय नहीं की जाती, वो क्या होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होती है, कन्वर्ट होती है। ठीक है ना, यही क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन है। ठीक है, और जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ना, जैसे पोटेंशियल से काइनेटिक एनर्जी में जो ट्रांसफॉर्मेशन में है ना, जो एनर्जी आई है, वो जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या रहती है, हमेशा बिफोर एंड आफ्टर क्या रहती है, सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। ट्रांसफॉर्मेशन के बिफोर एंड आफ्टर के बाद जो टोटल एनर्जी होती है वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट या फिर सेम रहती है। एक ही बात है दोनों। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसको यहाँ पे अच्छे से इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये देखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, इट कैन नाइदर बी कन्वर्टेड और डिस्ट्रॉयड। ठीक है ना, एनर्जी को कभी भी बनाया या उसको खत्म नहीं किया जा सकता। ठीक है, द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन्स द सेम। ट्रांसफॉर्मेशन के पहले और बाद में जो एनर्जी का जो टोटल होता है वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। और एनर्जी का टोटल क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी, मैंने आपको बताया था। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो टोटल था वो क्या था, वहां पर मैकेनिकल
एनर्जी था। तो इस अगर हम मैकेनिकल एनर्जी को, यहाँ पे जो एनर्जी उसमें अगर हम मैकेनिकल एनर्जी को ले तो यहाँ पे क्या होगा, जो टोटल एनर्जी क्या रहेगी अगर हम मैकेनिकल एनर्जी को ले तो। इसके अलावा भी बहुत सारी एनर्जीज है, अगर हम मैकेनिकल एनर्जी को ले तो ट्रांसफॉर्मेशन के पहले मैकेनिकल एनर्जी जो थी वही ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही रहती है। ठीक है बच्चों, इसमें कोई भी चेंज नहीं आता। ठीक है, इसको ना तो बनाया जा सकता है ना ही इसको विनाश किया जा सकता है। तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है बच्चों, इसमें हम देखते हैं कि हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट रहेगा नहीं रहेगा। ये हो गया हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन। अब हम बात करेंगे पावर के बारे में। व्हाट इज पावर? हम वर्ड यूज करते हैं डेली लाइफ में, कह रहे उसके पास तो बहुत पावर है, बहुत पावर है। मतलब मैं कह रही हूं कि मेरे पास एक ऐसी गाड़ी है जो मैं 50 किलोमीटर का जो रास्ता है वो विद इन मैं 20 मिनट में क्या कर रही हूँ, कंप्लीट कर रही हूँ। ठीक है, विद इन 20 मिनट में मैं 50 किलोमीटर का क्या कर रही हूँ, वे कवर कर रही हूँ। तो उसके अंदर कुछ पावर है। ठीक है, वहीं पर हम दूसरी देखते हैं कि वहीं पे एक दूसरी गाड़ी ऐसी है जो 50 किलोमीटर का रास्ता करीबन 1.5 घंटे में कर रही है कंप्लीट। कितने? 1.5 घंटे में कंप्लीट कर रही है। तो जो 1.5 घंटे में कंप्लीट कर रही है ना, उसके मुकाबले जो मेरे पास जो गाड़ी है जो 20 किलोमीटर में क्या कर रही है, रास्ता कंप्लीट कर रही है। तो बताओ पावर किसके पास है ज्यादा? ज्यादा जो 20 मिनट में जो 50 किलोमीटर का रास्ता कंप्लीट करे उसके पास क्या है, ज्यादा पावर है। ठीक है, और देखते हैं, हम बोलते हैं कि भाई एक बंदा क्या है, बहुत ही हष्ट पुष्ट पहलवान टाइप में। ठीक है, और एक बंदा क्या है, थोड़ा सा एकदम पतला दुबला सा। ठीक है, अब क्या है कि अब दोनों को एक काम दिया जाता है। ठीक है, अब दोनों को एक काम दिया जाता है, तो जो हष्ट पुष्ट वाला बंदा है ना, वो क्या कर देता है, उस काम को बहुत ही कम समय में कर देता है। ठीक है, बहुत ही कम समय में कर देता है। वहीं पर जो एक पतला दुबला व्यक्ति वो उस काम को करने में क्या लगा रहा है, ज्यादा समय लगा रहा है। अब ज्यादा समय लगा रहा है तो इसमें हमें क्या पता लग रहा है, इसमें हमें पता लग रहा है, हमें इस चीज समझ आ रही है कि जो हष्ट पुष्ट आदमी उसके पास एनर्जी है। ठीक है, उसके पास क्या कुछ ऐसे पावर है, उसके पास क्या पावर है। ठीक है, जिससे वो क्या कर रहा है, काम को क्या कर रहा है, जल्दी पूरा कर रहा है। ठीक है, वहीं पर जो पतला दुबला आदमी है वो क्या कर रहा है, उस काम को, उसके पास पावर उतनी नहीं है। ठीक है ना, उसके पास क्या है, पावर उतनी नहीं है, तो वो उसको क्या कर रहा है, काम को करने में क्या लगा रहा है, ज्यादा समय लगा रहा है। ठीक है बच्चों, तो यही क्या होती है, पावर होती है। तो पावर में हम देखते हैं कि जो काम करने की जो दर होती है क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, वही क्या होती है, पावर होती है बच्चों। ठीक है ना, रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब हो गया W/T, यही क्या है, पावर है। पावर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, W/T। तो पावर क्या हो गया, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, या फिर रेट ऑफ एनर्जी। बात समझ आ गई? तो अभी हम आगे यहाँ पे इसको लिख देते हैं, पावर को। आप लोग इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। तो ये हो गया हमारा पावर, द रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी क्या होता है, पावर होता है। ठीक है, तो इसकी ऑब्वियसली जब हम वर्क को देखते, इन टाइम देखते कि अरे इतने समय में ये इतना काम कंप्लीट कर रहा है, ये इतना वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, हम पावर बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी जो वर्क हो रहा है वो कितना फास्ट हो रहा है, कितना स्लो हो रहा है। ठीक है, कितने टाइम में वो काम कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, और कितना स्लो हो रहा है, कितना फास्ट हो रहा है, इस काम को हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है चीज, ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं पावर की हमारी जो फॉर्मूला हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W/T। यहाँ पे W क्या है, वर्क है, और T क्या है, टाइम है, और P क्या है, यहाँ पे पावर है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से इसका SI यूनिट देखते हैं पावर का। पावर का जो SI यूनिट है वो हो जाएगा, वॉट का क्या होता है, जूल होता है। सॉरी, वर्क का जो एनर्जी, जो वर्क है उसका जो SI यूनिट होता है वो जूल होता है। वहीं पे जो टाइम है, टाइम का SI यूनिट क्या होगा, सेकंड होगा। तो इसका SI यूनिट हो जाएगा जूल पर सेकंड। ठीक है, वहीं पर अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ये जो पावर है इसको दिया किसने था, इसको एक साइंटिस्ट थे जेम्स वॉट, उन्होंने दिया था। तो उन्हीं के सम्मान में क्या लगाते हैं इसके लिए,
ऐसा यूनिट लिखते हैं, वॉट लिखते हैं, ठीक है। तो जूल पर सेकंड लिखो या वॉट लिखो, एक ही बात है, ठीक है बच्चों। ये चीज आपको समझ आ गई कि पावर का ऐसा यूनिट क्या लिखते हैं, वॉट लिखते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो वॉट है इसको हम किलो वॉट भी लिखते हैं, ठीक है। कभी कभी बड़े जो बड़े होते हैं ना, बड़े स्टैंडर्ड आ जाते हैं, तो उसमें क्या यूज करते हैं, किलो वाट यूज करते हैं, ठीक है। अब आपने एक वर्ड सुना होगा एवरेज, क्या सुना होगा, एवरेज वर्ड सुना होगा, अगर गाड़ियों में बहुत यूज करते हैं भाई, अरे मेरी गाड़ी इतना एवरेज दे दी, मेरी गाड़ी इतना एवरेज दे दी। एवरेज का मतलब समझे, वहां पे एवरेज पावर होता है, वो पूरा वर्ड यूज नहीं करते, वो क्या होता है, एवरेज पावर। वो एवरेज पावर मतलब वो कितने समय में कितना वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, वही क्या होता है, एवरेज पावर होता है। मतलब अगर वो कम समय में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, वो जो गाड़ी है, तो वो क्या हो गया, उसका एवरेज क्या हो गया, अरे नहीं यार एवरेज बहुत अच्छा है, मतलब इतने समय में क्या कर लेती है, इतना डिस्टेंस कवर कर लेती है, मतलब उसकी एवरेज पावर है ना, वो क्या है, बहुत अच्छी है। तब हम क्या लेते हैं कि अरे गाड़ी बहुत अच्छी है, कम समय में क्या कर रही है, ज्यादा डिस्टेंस कवर करा रही है, मतलब इसका मतलब क्या है, उसकी एवरेज अच्छी है। वहीं पे अगर वो कम मतलब ज्यादा समय लेके कम डिस्टेंस कवर करा रही है, तो क्या कर रहे हैं उसको, अरे एवरेज अच्छा नहीं है गाड़ी का। बात समझ आ गई। तो जो एवरेज पावर होती है ना, वही क्या है, पावर है। बात समझ आ गई। तो ये हो गया हमारा पावर, इसको याद रखना है आपको, इसको ऐसा यूनिट है वो जरूर याद रखना है, इसका फॉर्मूला याद रखना, कुछ हार्ड नहीं है, बस आपको क्या करते जाना है, लिंक करते जाना है सब चीजों को, फोर्स, वर्क, ठीक है, एनर्जी, पावर, इन सब चीजों को लिंक करते जाने, सब आपस में लिंक्ड है, ठीक है ना। इनमें कोई ज्यादा वो बहुत ही बड़ा कोई अम्यूजिंग वाली चीज नहीं है, ठीक है ना। ये सब लिंक्ड है आपस में। आप अच्छे से पढ़ोगे ना, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप कंटिन्यू में पढ़ते जाओगे ना, तो आपको बहुत ही सब चीजें आसान लगेगी, कोई भी हार्ड नहीं लगेगी। अब हम यहाँ पे एक वर्ड यूज करते हैं, एवरेज। क्या वर्ड यूज करते हैं, नॉर्मल जो डेली लाइफ होता है उसमें भी हम वर्ड यूज करते हैं एवरेज, कि भाई ये गाड़ी इतना एवरेज देती है, इतना नहीं देती, ठीक है। तो एवरेज होता है, वो होता है कि एवरेज पावर होता है वो बच्चों, ठीक है। क्या होता है, एवरेज पावर होता है। एवरेज पावर क्या होता है कि जितना भी जो एनर्जी कंज्यूम किया है ना, अब हमने कोई ट्रेवल किया, उस ट्रेवल करने में जितना भी एनर्जी क्या हुआ है, कंज्यूम्ड हुआ है, टोटल समय में, कितने समय में, टोटल जो जितना भी जो समय लगा हमें ट्रेवल करने में, उतने जो टोटल समय में जो जितना भी जो एनर्जी कंज्यूम्ड हुआ है, वही क्या होता है, उसका एवरेज पावर होता है, ठीक है। अब टोटल एनर्जी, एनर्जी क्या होगा, अब गाड़ी है, गाड़ी में एनर्जी कहाँ से मिलेगी हमें, ऑब्वियसली पेट्रोल से ही मिलेगी हमें वो एनर्जी, ठीक है। तो जितना भी जो पेट्रोल जो है ना, कितने समय में कंज्यूम हो रहा है, कितना ट्रेवल करने में, उसके अकॉर्डिंग क्या निकालते हैं हम, एवरेज निकालते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब हम बात करते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की जो कमर्शियल यूनिट्स होती है वो क्या होती है, नॉर्मल यूनिट हमें पता है एनर्जी की क्या होती है, जूल होती है, क्या होती है, जूल होती है। और जूल क्या है, बहुत ही छोटी यूनिट है, क्या है, बहुत ही छोटी यूनिट है एनर्जी की। और एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, तो हमें क्या होती है, हमें क्या चाहिए, एनर्जी की बहुत बड़ी बड़ी यूनिट्स चाहिए कमर्शियल में, ठीक है ना। क्योंकि कमर्शियल काम भी तो कितने बड़े बड़े लेवल पे होता है, तो हमें कमर्शियल यूनिट भी क्या चाहिए, बहुत बड़ी बड़ी चाहिए, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या, जूल क्या बहुत छोटी यूनिट है। तो पहले हम देखते हैं कि हमें पता है P इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन T होता है। हमें यहाँ पे पता है P की यूनिट क्या, पावर की यूनिट क्या, वॉट है, ठीक है। और जो टाइम है उसकी यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। वहीं पे जो वर्क है, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, नहीं होती, ठीक है। अब जूल होती है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जूल इज इक्वल टू क्या होता है, W इंटू टी, मतलब W इंटू एस, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पे जूल है, यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताई थी, जो वॉट होते हैं, जो वॉट होता है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बड़े में लिख सकते हैं, किलो वाट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, किलो वाट लिख सकते हैं। वहीं पर जब वॉट या पावर को किलो वाट लिखेंगे, तो सेकंड जो हमारा समय है वो सेकंड में ना रहेगा, किस में आ जाएगा, घंटों में आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, घंटों में आ जाएगा। जब हमारा समय किस में आ जाएगा, घंटों में आ जाएगा, तो जो जूल है इसकी जो बड़ी यूनिट है वो क्या बन जाएगी हमारे पास, किलोवाट घंटा। क्या हो जाएगी, किलोवाट घंटा। बात समझ आ रही है, नहीं आ रही, बड़ी यूनिट क्या बन जाएगी हमारे पास, किलोवाट घंटा। तो जो कमर्शियल यूनिट है जूल एनर्जी की, वो क्या होती है, किलोवाट घंटा होती है। क्या होती है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू किलोवाट घंटा। अब जो किलोवाट घंटा है, ठीक है, जो किलोवाट घंटा है ना, वो कितने जूल के बराबर होता है, चलो ये देखते हैं।
अब यहाँ पे देखो, अब हम देखते हैं कि भाई 1 किलो वाट इज इक्वल टू होता है, यहाँ पे देखो पहले 1 किलो वाट मतलब क्या हो गया, 1000 वाट इंटू जो एच है, जो हमारा हार है, हार में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। कितने होते हैं, 3600 सेकंड्स होते हैं। यहाँ पे सेक लिख देती हूँ, ठीक है। अब हमें पता है कि वॉट इंटू सेकंड क्या होगा, जूल होता है। वॉट इंटू सेकंड क्या होता है, जूल होता है। अब यहाँ पे 1 किलो वाट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर कितना गया, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गया जूल। कितना हो गया, 1 किलो वाट में कितने जूल होते हैं, 3.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 जूल होते हैं। कितने जूल होते हैं, 3.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 जूल होते हैं, ठीक है ना, 1 किलो वाट में, 1 किलो वाट घंटा में, ठीक है बच्चों। अब जो 1 किलो वाट घंटा है ना, अब हमारे घरों में जो बिजली आती है, क्या आती है, हमारे घरों में जो बिजली आती है उसमें जो हमारी जो कमर्शियल जो यूनिट है, जो 1 किलो वाट घंटा है ना, उसको हम किस में लिखते हैं, यूनिट में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, 1 यूनिट के बराबर रखते हैं, ठीक है ना। जो 1 किलो वाट घंटा है ना, वो किसके बराबर होता है, 1 यूनिट के बराबर होता है। जो हमारे घरों में जो बिजली आती है उसमें जो एनर्जी होती है उसका यूनिट होता है क्या, यूनिट होता है, ठीक है ना। उसका यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है। मतलब जो किलोवाट घंटा है ना, वो क्या है, यूनिट के बराबर है। जो 1 किलोवाट घंटा है वो किसके बराबर है, 1 यूनिट के बराबर है। जो हमारे घरों में जो बिजली आती है, बोलते हैं अरे 3 यूनिट है, ये 4 यूनिट है, मतलब क्या है, 1 किलोवाट घंटा मतलब 4 किलोवाट घंटा, या 3 यूनिट है तो 3 किलोवाट घंटा, या 10 यूनिट है तो 10 किलोवाट घंटा। बात समझ आ गई क्या, ठीक है। तो हमारे घरों में जो बिजली आती है उसका क्या होता है, किलोवाट घंटा का यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो ये हमारा हो गया लेसन पूरा कंप्लीट। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम साउंड के बारे में, और हम नया चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू सो मच।